तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक पार्टिकल m मास का है, वो इस तरीके से इस पैटर्न में घूमता है एक स्क्वायर के साइड के अलोंग। स्क्वायर के अलोंग एक पार्टिकल ट्रांसलेट करता है, मूव करता है। आपको बताना है कि इस रास्ते में, इस रास्ते में, इस रास्ते में, इस रास्ते में उनके एंगुलर मोमेंटम क्या रहे होंगे, और वही 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मैच करने हैं। तो डायग्राम थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं यहाँ पे अगले पेज पर। तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये y है, ये x है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है वो a के बराबर है, और यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो r के बराबर है। ये एंगल 45 डिग्री है। और कैसे जा रहे हैं ये सब? ये जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे ये मूव कर रहे हैं। इनके नाम कैसे कैसे हैं देख लीजिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो देखिए बेटा, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओ के अबाउट। सब v स्पीड से जा रहे हैं, मास इनका m है, m, v, m, v, m, v। तो हम जानते हैं कि एक पार्टिकल जब ट्रांसलेट करता है तो किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो r क्रॉस p लिख सकते हैं, या r क्रॉस m डॉट m r क्रॉस v लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें मास को मल्टीप्लाई करना है r क्रॉस v से। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये होता है m r v साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं m इंटू r परपेंडिकुलर इंटू v, या इसको लिख सकते हैं m इंटू r इंटू v परपेंडिकुलर। कैसे भी लिख सकते हैं। हमने v साइन थीटा को यदि एक साथ लिखेंगे तो v परपेंडिकुलर आ जाएगा, r साइन थीटा को लिखेंगे तो r परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं। तो जब हमारा पार्टिकल A से B के किसी रास्ते में है, मान लीजिए A से B में कहीं भी है हमारा पार्टिकल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, मैंने मान लिया यहां है पार्टिकल। इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O वो देखना है आपको कितना है। तो ये आप इसको इससे ज्वाइन कीजिए, और इसका वो वाला ये हुआ आपका r का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट r का आपको लेना है ये वाला। तो ये कितना है आपके पास? ये r है, ये 45 है, तो ये कितना हो गया? r/√2। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां जाता हुआ जो पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mv इंटू r/√2। अब बात करते हैं b से c में। b से c में मान लीजिए पार्टिकल यहां है, तो यहां इसका वेलोसिटी कैसा होगा? ऊपर की तरफ होगा वेलोसिटी। और इसके r वेक्टर की बात करूं, o पॉइंट से इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका r वेक्टर हो गया। अब r वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, यानी कि यहां से लेके ये वाला जो पार्ट है आपको लेना है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। ये r का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी कि r परपेंडिकुलर है। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखिए कितना है, यहां से लेके यहां तक तो r/√2 है, ये यहां से लेके यहां तक स्क्वायर की साइड के बराबर है a। मैं लिख सकता हूं यहां पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा mv इंटू r/√2 प्लस a। डायरेक्शन की बात करें, r वेक्टर इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, r क्रॉस v बाहर की तरफ होगा, यानी k कैप में होगा। यहां देखिए डायरेक्शन को कि वेलोसिटी इधर है, r वेक्टर इधर है, तो r क्रॉस v जो है अंदर की तरफ है, तो ये माइनस k कैप आएगा। ऐसे यार यहां से और यहां भी आप देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, और हमें आंसर मिल जाएगा। जो जो ऑप्शन सही हैं वो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बताइएगा कि कौन कौन से इनमें से सही होने वाले हैं, कौन कौन से गलत होने वाले हैं, और क्या गलती है इन चारों ऑप्शंस में से जो भी गलत होगा। ठीक है, तो m है, प्रोजेक्ट किया जाता है एंगल थीटा से, एक्स एक्सिस से। स्पीड v0 है इनिशियल, और जब टाइम v0 sin थीटा बाई जी से कम होता है, v0 sin थीटा बाई जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। कौन सा टाइम है ये? जिस टाइम में पार्टिकल आधा पहुंच जाता है, जिस टाइम में पार्टिकल आधा पहुंच जाता है, यहां से लेके यहां तक पहुंच जाता है, वो टाइम कितना है? v0 sin थीटा बाई जी। तो कहते हैं कि टाइम अभी कम है इससे, इसका मतलब पार्टिकल यहां से लेके यहां तक के बीच में है कहीं, तो हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है पॉइंट O के अबाउट। इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर
ये पहुंच चुका है यहाँ x, y। ये पॉइंट क्या है 0, 0। तो मैं ये निकाल सकता हूं कि r वेक्टर इसका कितना हुआ है। तो r वेक्टर कितना आ जाएगा x माइनस 0 i कैप x i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप y j कैप। x की वैल्यू आप टाइम v नॉट और थीटा की टर्म्स में निकाल सकते हैं। ये v नॉट है, ये आपके पास v नॉट कॉस थीटा है, ये आपके पास v नॉट साइन थीटा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसे दैट u v नॉट कॉस थीटा इंटू t प्लस i कैप प्लस v नॉट साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये आपके पास हो चुका है r वेक्टर की वैल्यू। अब मैं बात करूं यहाँ पे वेलोसिटी की, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v वेक्टर के बराबर है। तो v वेक्टर की वैल्यू भी आप जानते हैं v नॉट कॉस थीटा i कैप प्लस v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये वेलोसिटी आ गई। अब r क्रॉस v से m r क्रॉस v से आप निकाल सकते हैं m r क्रॉस v क्या होने वाला है, हमारा एंगुलर मोमेंटम होने वाला है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है कि यूनिफॉर्मली थिक व्हील है विद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड रेडियस R। ये जो व्हील है, डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस R के बराबर है। इट्स फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रीली ये मूव कर सकता है, रोटेट हो सकता है। दो ब्लॉक लगा दिए M1 और M2, जिनका मास M1 का ज्यादा है, M2 का कम है, यानी कि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील व्हेन M1 डिसेंड्स बाय डिस्टेंस h। जब ये h हाइट नीचे पहुंच जाएगा, h हाइट नीचे पहुंच जाएगा, तो आपको बताना है कि एंगुलर स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी। तो मैंने मान लिया एंगुलर स्पीड v के बराबर हो जाती है। ये हाइट h नीचे पहुंच जाता है, तो ये हाइट h ऊपर पहुंच जाएगा। सिंपल कंस्ट्रेंट है, ये नीचे तो ये ऊपर, रस्सी से बंधे हुए हैं। और कहां जाएंगे, ये ओमेगा से घूमने लगता है, तो ये कितने से जाएगा, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा से मूव करने लगता है, और ये भी v इज इक्वल टू r ओमेगा से मूव करने लगता है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे m1gh वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ है m1 के ऊपर, माइनस m2 इंटू जी इंटू h, ये m2 के ऊपर ग्रेविटी का वर्क डन है। नीचे जाया है, नीचे गया है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा ग्रेविटी का। ऊपर यदि डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। अब क्या है, और ग्रेविटी का कोई वर्क डन नहीं है, टेंशन का कोई वर्क डन नहीं है, नॉर्मल का कोई वर्क डन नहीं है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं हाफ इंटू m1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, अब इसे आप सॉल्व करना है आपको। तो यहां से v की जो वैल्यू है उसे आप r ओमेगा के बराबर रख सकते हैं। r ओमेगा के बराबर है v की वैल्यू, ओमेगा ही पूछा है तो आप v की जगह r ओमेगा रख सकते हैं, आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। रेडियस r आपको दिया हुआ है इस डिस्क का। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसमें दिया है कि एक 1 मीटर लॉन्ग बार है जिसका एक एंड को यहाँ पे चिपका दिया गया है, पिवट कर दिया गया है, और इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये 30 डिग्री एंगल बनाते हुए छोड़ दी जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि जब ये इस हॉरिजॉन्टल टेबल से टकराती है तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी, ये आपसे पूछा गया है, ओमेगा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए बेटा कि इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पहुंच चुका है। तो सेंटर ऑफ मास ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये आपके पास l/2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, l/2 साइन थीटा साइन 30 यानी कि l/4। तो मैं यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकता हूँ mg l/4 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 0। तो सिंपल मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया, या फिर कह सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, दोनों से एक ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। m से चला गया m, एक l से एक l चला गया, एक 2 से यहाँ 2 चला गया, तो आपको मिलता है यहाँ पे 3g/2l का अंडर रूट ओमेगा की वैल्यू। तो यहाँ से आपको l की वैल्यू 1 है, तो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 15
और अंडर रूट ऑफ n आपसे पूछा गया है, यानी कि आंसर हमारा 15 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक रस्सी बांधी गई है एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर। ये हम साइड से देख रहे हैं, हॉलो सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, हॉलो सिलेंडर HS लिख सकते हैं। फोर्स लगाया जाता है टेंजेंशियली 40 न्यूटन का। आपसे पूछा गया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा इसका। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखिए क्या होगा, जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये जो हॉलो सिलेंडर है ये चुप नहीं बैठेगा, ये साथ में मूव करने लगेगा। बिकॉज फोर्स लगाया है तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब ये एक्सेलरेशन होगा, ये आगे चलने लगेगा तो रस्सी की वजह से ये घूमने लगेगा। बिकॉज टेंजेंशियली फोर्स लगाया है तो ये घूमने भी लगेगा। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये रोल करता है, स्लिप नहीं होता है। तो हमें ये सारी कंडीशंस जो है यहाँ पे अप्लाई करनी है। पहले मैं मान लेता हूं कि ग्राउंड की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो पीछे की तरफ है। सर पीछे क्यों माना, आप आगे भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो मैंने पीछे मान लिया फ्रिक्शन। तो मैं यहाँ पे और एक चीज मान सकता हूँ कि यहाँ का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ACOM है और इसका जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन वो अल्फा के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 40 - F इज इक्वल्स टू M इनटू ACM। इक्वेशन नंबर 1। टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा की इक्वेशन लगा सकता हूँ। तो 40 + F इनटू R, ये टोटल टॉर्क है, इज इक्वल्स टू I इनटू अल्फा। हॉलो स्फीयर है, हॉलो सिलेंडर है, सॉरी हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो mr² और यहाँ पे अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 में लिख सकता हूं बिकॉज ये रोल करता है बिना स्लिपिंग के और सरफेस स्टेशनरी है तो ACOM की वैल्यू R अल्फा के बराबर होती है। तो ACOM इज इक्वल टू R इनटू अल्फा। तो यहाँ पे एक ही जगह अल्फा लगा देंगे तो आपको देखिए रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 40 - F इज इक्वल्स टू M इनटू, एक ही जगह अल्फा लिखूंगा R अल्फा, MR अल्फा। नीचे वाली इक्वेशन से R हटा देंगे, सो 40 + F इज इक्वल्स टू R अल्फा, MR अल्फा। तो यहां से दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 2MR अल्फा। तो यहां से 40, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 40/MR। 40/MR। मास कितना है 5, रेडियस कितना है 0.5, तो जाएगा आपके पास 40/5 इंटू 0.5, तो जाएगा 80, 16/80। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमें दिया हुआ है कि एक सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर, और दोनों की रेडियस बराबर है और वो अप्रोच करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन को अप्रोच करते हैं विद द सेम लीनियर वेलोसिटी। इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो एक समान है, मान लेता हूं v0 के बराबर है। दोनों रोल करते हैं स्लिप हुए बिना स्लिपिंग के रोल करते हैं। इसका मतलब इसके पास ओमेगा भी होने वाला है, इनिशियल ओमेगा ओमेगा0 होगा जिसकी वैल्यू v0/r होगी। और ये हमेशा जब तक ये जिंदा है v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर रहने वाली है। इसका मतलब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, क्लाइम कर लेगा मैक्सिमम हाइट, तो इसकी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक साथ 0 होंगी बिकॉज v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर है। तो यदि v 0 होगा तो r ओमेगा भी 0 होगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है और ओमेगा की वैल्यू भी 0 हो जाती है और ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है। इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, लेट्स से HM के बराबर मैं मान लेता हूं मैक्सिमम हाइट। अब आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट जो है उनका रेशियो कितना होगा, स्फीयर कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा डिवाइडेड बाय सिलेंडर कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने पर, क्यों मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा पा रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे जो डिसिपेटिव टाइप के फोर्सेस हैं उनका वर्क डन 0 है, यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है जिसका वर्क डन हो। तो इसका मतलब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू m इंटू v0² प्लस हाफ इंटू I इंटू ओमेगा0²। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसको रेफरेंस मान लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी का, प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg hmax। तो यहां से हम लिख सकते हैं hmax की जो वैल्यू है hmax इज इक्वल टू यहां से आपको मिल जाएगा हाफ इंटू v0², हाफ इंटू v0² रखेंगे, यहाँ पे ओमेगा0 की जगह रखेंगे v0/r। तो यहाँ पे मिलेगा m
प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच मैक्स, और नीचे आ जाएगा आपके पास एम जी। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये सबके लिए कांस्टेंट है, जो वेरी कर रही है चीज वो आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एच मैक्स की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है इस एक्सप्रेशन के, दैट इज एम आर स्क्वायर प्लस आई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे लिख दो एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर के। तो मुझे बस इनका रेशियो लेना होगा, तो मुझे एच मैक्स का रेशियो निकल जाएगा। तो स्फीयर अपॉन सिलेंडर हमें करना है, तो एच स्फीयर डिवाइडेड बाय एच सिलेंडर इज इक्वल टू m plus 2/5 m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपके पास m plus 1/2 m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यह जाएगा आपके पास 7/5 डिवाइडेड बाय 3/2, तो जाएगा आपके पास 14/15। तो रेशियो आपको मिल जाएगा 14/15, 14/15, सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। यदि आपको स्पेसिफिकेशंस नहीं दी हैं कि किस तरह का स्फीयर है, किस तरह का सिलेंडर है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसे सॉलिड मान लीजिए। मासेस उनके अलग अलग हैं, पॉइंट ए और बी से उनको छोड़ दिया जाता है, रोल करते हैं इंक्लाइन पे विदाउट स्लिपिंग, यानी कि ये v इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पे हमेशा फॉलो करेगा, और उनके एक्सेलरेशंस एक समान है। तो आपको इन थीटास की वैल्यू बतानी है, रेशियो बताने हैं, साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा एस कितना कितना होगा। तो पहले आपको एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। तो एक इंक्लाइन प्लेन पे यदि किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया जाता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है mg के अलावा, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें प्राप्त होती है g साइन थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन दोनों के लिए एक समान है, और तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन बराबर हैं, तो g इंटू साइन थीटा सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई विच इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर, एक्सेलरेशन स्फीयर का लिखूंगा मैं g इंटू साइन थीटा एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। तो यहां से g चला जाएगा, और एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर चला गया, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर चला गया, तो मिलेगा आपको साइन थीटा सी डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा एस 7/5, तो यहाँ 7 ऊपर 5। तो आपसे पूछा क्या गया है, थीटा सी अपॉन थीटा एस, तो साइन थीटा सी डिवाइडेड बाय साइन थीटा एस इज इक्वल्स टू, ये सब उधर ले जाइए तो मिलेगा 15/14। 15/14 आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है, 15/14, डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जिसमें दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर वो रोल करता है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी इनिशियल स्पीड v के बराबर है। यहाँ पर रोल करता है यानी कि ये घूमेगा भी और चलेगा भी, और दोनों में रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा होने वाला है। यहाँ पे हर पूरे रास्ते में v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉलो करेगा। v भले ही कम हो सकता है इससे, इनिशियल से हो सकता है v इनिशियल से ज्यादा हो, लेकिन हमेशा v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉलो करते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर इनिशियली इसके पास है। तो आपसे पूछा गया है कि इफ इट टू क्लाइम द इंक्लाइन सरफेस कंटिन्यूइंग टू रोल विदाउट स्लिपिंग द मिनिमम वेलोसिटी फॉर दिस टू हैपन, यानी कि हम चाहते हैं कि यहां से ये यहां तक पहुंच जाए, मिनिमम रिसोर्सेज में मिनिमम वेलोसिटी से हम इसको यहां से फेंकें और ये यहां से यहां पहुंच जाए। तो बताइए कितनी मिनिमम स्पीड से हमें इसको फेंकना होगा। सॉलिड स्फीयर है तो मैं यहां पे लगा सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां से यहां के लिए मैं लगा सकता हूं, तो मैं इसको मान लेता हूं कि रेफरेंस है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है। तो लिखूंगा u इनिशियल प्लस k इनिशियल हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो मुझे दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जीज यहाँ पे लिखनी होंगी। तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है v अपॉन आर उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो यहां से ये हाफ एंड 7/5 7/10, तो 7/10 mv स्क्वायर यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा mgh, तो m से m चला गया,
v की वैल्यू आ चुकी है 10/7 gh के बराबर। 10/7 gh का अंडर रूट, ये आपको स्पीड मिलने वाली है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है हमें कि एक राउंड यूनिफॉर्म बॉडी है ऑफ रेडियस r, सॉलिड स्फीयर। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, इसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है तो हमें दिमाग नहीं लगाना कि सॉलिड स्फीयर है, कुछ और है कुछ है। रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन इट्स एक्सेलरेशन इज। तो ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जो हम इतने सारे क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं। आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, ये बंदा रोल कर रहा है कोई, और ये स्लिपिंग के बिना रोल कर रहा है, यानी प्योर रोलिंग यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ डायरेक्टली, a इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। अब आप यदि उत्सुक हैं कि कैसे फॉर्मूला आता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा इसके ऊपर लग रहा होगा फोर्स, और ये जो है नॉर्मल लग रहा होगा इस तरफ ग्राउंड की वजह से, नीचे लग रहा होगा कंपोनेंट mg का, mg cos थीटा। फ्रिक्शन मान लेता हूं पीछे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन f के बराबर। तो ये रोल करता है, एक्सेलरेटेड रोलिंग है ये, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू r अल्फा के बराबर होगी। एक तो ये लिख सकता हूं a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, तो mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m इंटू a, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकता हूं। टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा, तो ये जो फोर्स है mg sin थीटा, ये सेंटर से पास होते हैं दोनों कंपोनेंट्स, तो इनका कोई टॉर्क नहीं आएगा। नॉर्मल सेंटर से होके गुजर रहा है तो उसका भी कोई टॉर्क नहीं होगा। फ्रिक्शन सेंटर से गुजर नहीं रहा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क आपको मिलने वाला है f इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है, इसको आप रेडीमेड याद रख सकते हैं, a इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा? आंसर आ जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।